नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आरएसएस ने एक इंटरनल सर्वे कराया है और उस सर्वे का रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अभी चुनाव हो जाए तो हार जाएगी। और दूसरी बात उस सर्वे से यह निकल करके आई है कि मोदी मैजिक फेल हो गया है, हिंदू कार्ड फेल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट के आधार पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत के कान खड़े हो गए हैं और इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए बैठक दर बैठक हो रही है। कैसे 2019 की तरह 2014 की तरह 2024 को जीता जाए और कैसे राहुल गांधी के बढ़ते हुए कद को छोटा किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी हीरो बने हैं और उनका तेजी से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उस ग्राफ को कैसे कम किया जाए, आजकल यही माथापच्ची चल रही है आरएसएस में और बीजेपी में। तो आरएसएस का इंटरनल सर्वे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक फेल है। जो मोदी मैजिक कभी जाना जाता था और मोदी 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 के नारे लगाए जाते थे, नमो 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 के नारे लगाए जाते थे, वे नारे अब शून्य हो गए। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए? इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घट रही है, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता घट रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां, साम दाम दंड भेद। अब यह निचले स्तर तक, गांव तक पहुंच चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव जीतती है और किस तरह से चुनी हुई सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बना लेती है, साम दाम दंड भेद के आधार पर। और दूसरी, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, जहालत की जिंदगी। हालत यह है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसी बुरी स्थिति तो 2014 में नहीं थी जब मनमोहन की सरकार थी। फ्री राशन देने की नौबत नहीं आई थी कांग्रेस के काल में कभी भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2014 में बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए, स्मार्ट सिटी वगैरह वगैरह, 20 ऐसे नारे उनके हैं, जुमले उनके हैं, झूठ उनके हैं, जो कि आज पूरे देश की फिजा में तैर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही वीडियो दिखाए जा रहे हैं जो वीडियो 2002 से लेकर के 2014 तक नरेंद्र मोदी ने निर्माण किया था, जो भाषण दिया था, उन्हीं भाषणों को पेश किया जा रहा है मोदी के सामने। और मोदी मैजिक इसीलिए ख़त्म हुआ है कि मोदी जी अपने किसी भी वादे को, अपने किसी भी जुमले को पूरा नहीं कर सकते, अलबत्ते देश को बेच दिया। और देश के उद्योगपतियों को जिस ढंग से उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, खास करके अडानी को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया है, अडानी को जिस तरह से उन्होंने सरकारी कंपनियों को बेचा है, यह बात भी निचले स्तर तक, मतदाताओं के स्तर तक पहुंच चुकी है। इसीलिए मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। और जहां तक बात रही हिंदू कार्ड की, तो हिंदू कार्ड इनका 2019 के बाद से ही काम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2019 में जिस राष्ट्रवाद का छद्म इन्होंने ओढ़ा था और पुलवामा का कांड करवा करके पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसका फायदा उठाया था, उस समय भी उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात कही थी और राम मंदिर का शिला पूजन भी किया 2020 में नरेंद्र मोदी ने। हिंदू कार्ड को जिंदा रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो जो भी काम किए हैं वो सब जेहन में है सबके। काशी कॉरिडोर का निर्माण करीब 700 करोड़ रुपयों में,
महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर करीब 8,000 करोड़ रुपए में, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का विकास, नई नई मंदिरों का बनवाना, पुरानी मंदिरों का जीर्णोद्धार, इसमें भी बहुत पैसा खर्च किया नरेंद्र मोदी ने। देश के विकास के लिए पैसा नहीं है, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए, काशी कॉरिडोर बनाने के लिए, महाकाल कॉरिडोर बनाने के लिए इनके पास अंधाधुंध पैसा है, अकूत पैसा है। लेकिन मोदी मैजिक के साथ साथ हिंदू कार्ड भी फेल हो चुका है। इसे आप पिछले राज्यों के चुनाव से आप मिलान कर लीजिए, कहीं पर भी हिंदू कार्ड नहीं चला है। उत्तर प्रदेश में 2022 में ज़रूर जीत हुई है, लेकिन वह जीत इनकी लोक कल्याणकारी स्कीम, वो जो 5 किलो राशन है उसकी वजह से, और भारतीय जनता पार्टी का झूठ और फरेब जो हमेशा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते रहें, इनके बहकावे में आ गए लोग, इसलिए जीत हुई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न कोई रामराज था, न कोई रामराज है, न कोई रामराज रहेगा। थोड़े दिनों को मेहमान और रह गए हैं। योगी जी और इनके जो कुकृत्य हैं वो सबके सामने हैं। किस तरह से ये दूसरी जातियों के माफियाओं को, गुंडों को लाइन में साइड कर देते हैं, इनकाउंटर कराते हैं, और अपनी जाति के गुंडों को, माफियाओं को, बाहुबलियों को संरक्षण देते हैं। सिर्फ ब्रजभूषण शरण ही नहीं, बल्कि राजपूत जाति के जितने भी बाहुबली हैं सबको संरक्षण दे रहे हैं। अपनी ही पार्टी के नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों के बाहुबलियों को, जो कि राजपूत जाति के हैं, सबको संरक्षण दे रहे हैं योगी। तो साथियों, हिंदुत्व कार्ड का काम नहीं कर रहा है, इस बात को आरएसएस ने भी स्वीकार किया है। और हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही किसी सम्मेलन में शाह ने कहा था कि राहुल बाबा 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, राम मंदिर का द्वार खुलने जा रहा है आम आदमी के दर्शनार्थ। तो ये तो सबसे बड़ा हिंदू कार्ड था, और इसी हिंदू कार्ड के साथ नई संसद भवन के उद्घाटन का कार्य, इसको भी पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। और जितने भी सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत बिल्डिंगें बनाई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, प्रगति मैदान को खोद करके इन्होंने जिस तरह से नई नई बिल्डिंगें तैयार किया है, उसका भी श्रेय लेना चाहेंगे। लेकिन उस श्रेय लेने के पहले ही अगर आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कार्ड काम नहीं करेगा, मोदी मैजिक काम नहीं करेगा, तो ये गंभीर विषय है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना है, और कांग्रेस को भी सोचना है, विपक्ष को भी सोचना है कि हिंदू कार्ड फेल होने पर, मोदी मैजिक फेल होने पर कौन सी ऐसी रणनीति राहुल गांधी अपनाएं, विपक्ष अपनाएं, ताकि फिर से नरेंद्र मोदी 2024 में सत्तारूढ़ न हो सके। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ उत्तर में ही, उत्तर भारत में ही जनाधार बचा रह गया है, और वह जनाधार भी 2014 और 2019 की तरह नहीं है। साउथ यानी दक्षिण भारत बिल्कुल ख़त्म हो गया, वहाँ से एक सीट भी नहीं मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। न केरल में, न तमिलनाडु में, न आंध्र में, न तेलंगाना में, न कर्नाटक में, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलने के चांस नहीं हैं। रही बात उत्तर भारत की, तो महाराष्ट्र की स्थिति पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले महीनों कहिए, भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा करके शिंदे की सरकार बनाई है, और उसमें अपने उप मुख्यमंत्री को रखा है, फडणवीस को, और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें जिस पर वो जीतती थी, उसका सफाया होने जा रहा है। और वहाँ पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 48 में से 23 सीटें जीती थी।
लेकिन इस बार उसे 13 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं, ऐसा महाराष्ट्र के विश्लेषकों का कहना है, पत्रकारों का कहना है। पत्रकारों का तो यहाँ तक कहना है कि 5 और 6 सीट अगर महाराष्ट्र में मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिसमें 2019 के चुनाव में स्वीप किया था नरेंद्र मोदी ने, 62 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इस बार 80 में से 40 सीटें रेड जोन में बताई जा रही हैं। रेड जोन का मतलब होता है कि खतरे में है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई विश्लेषक, कोई पत्रकार नहीं कह रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच की कड़ी बीएल संतोष हैं। उन बीएल संतोष ने कहा है कि 80 में से 40 सीटें उत्तर प्रदेश की रेड जोन में आ गई हैं। रेड जोन में क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, उसका भी एक नमूना समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में बन गई, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी हुई समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को 125 सीटें अकेले दम पर मिली। तो 125 सीटों में जहां पर सारी सीटें आती हैं इनकी, कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 विधायक की सीट है तो इस तरह से लगभग 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कि विधानसभा की वो सीटें आती हैं जिस पर कि आज समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो 2014 और 2019 की तरह उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत नहीं मिलने वाला है। रही बात बिहार की, सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश। यहाँ के बारे में मैंने बता ही दिया कि 40 सीटें रेड जोन में हैं। रेड जोन का मतलब खतरे में है। खतरे का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें नहीं मिलने वाली हैं। अगर ये सीटें मिलेंगी तो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को या फिर बहुजन समाज पार्टी को। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, वहाँ पर 48 सीटें हैं, जिसमें 2019 के चुनाव में 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और इस बार 13 सीटें भी नहीं मिलने वाली। जब से महाराष्ट्र का कांड किया है नरेंद्र मोदी ने, इनकी लोकप्रियता घट गई है और महाविकास आघाड़ी की लोकप्रियता बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता पूरे महाराष्ट्र में बढ़ गई है। कई चुनाव हुए, उसके बाद से छोटे चुनाव हुए, नगर निकाय स्तर पर चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार मिली है। और जो 2024 का चुनाव होने वाला है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की कि हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसा कई सर्वे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 5-6 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। रही बात तीसरे नंबर पर सीटों के मामले में आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं और बिहार में कौन सा खेला है नीतीश कुमार ने, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके और उन्हीं के नीचे की जमीन को खिसका रहे थे, उन्हीं की पार्टी को तोड़ रहे थे। और जब नीतीश कुमार को इसकी भनक मिली कि उनकी पार्टी को तोड़ी जा रही है, उसी उद्धव ठाकरे की तर्ज पर नीतीश की भी पार्टी तोड़ी जा रही थी और अपनी सरकार बनाने की कवायद की जा रही थी अमित शाह और मोदी के द्वारा। विधायकों को खरीदने की पेशकश चल रही थी। विधायकों ने बताया नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने रातों रात भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिला करके अपनी सरकार को सुरक्षित रखा। अब बिहार में क्या हाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए भी सर्वे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सीटें नहीं मिलने वाली हैं। नीतीश कुमार के साथ में रह करके, नीतीश कुमार के समर्थन में रह करके सीटें जरूर मिल गई थी 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है। और नीतीश कुमार मोदी जी का झगड़ा आपने देखा ही कि किस तरह से आए दिन नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में काफ़ी हद तक सफलता मिल भी चुकी है। अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो मोदी पक्का हारेंगे, निश्चित रूप से हारेंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिले थे।
37 और 63% मिले थे विपक्ष को। तो विपक्ष का वोट तो बहुत ज़्यादा था, 37 और 63 में बहुत बड़ा अंतर होता है। चूँकि विपक्ष खंड खंड पाखंड था, बटा हुआ था, इसलिए उसकी सीटें नहीं तब्दील हो सकी। उसको वोट तो मिले, लेकिन सीटों में वे तब्दील नहीं हो सके। और भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिले, जो मतदान हुआ, जो वोट प्रतिशत मिला, वो सीटों में तब्दील हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और अगर इस तरह से जो उसके बाद से बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। कोरोना में 47 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, किसान आंदोलन हो चुका है, पहलवानों का आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन आगे ही बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना ही पड़ेगा पहलवानों के सामने, जिस तरह से कि किसानों के सामने झुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी आज ऐसी स्थिति में खड़ी है कि बड़े बड़े राज्यों में उसे जो भारी मतदान मिले थे, स्वीप किया था, अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है और दक्षिण भारत बिल्कुल सफाया हो चुका है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 120 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो हो रहे सर्वे हैं वो कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कांग्रेस के जो अलग अलग सर्वे हैं वो कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी चेतती नहीं है और उसे अहंकार उसका अभी भी बना रहता है, और जिस तरह से देश की परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से मोदी मैजिक फेल हो रहा है, जिस तरह से हिंदू कार्ड फेल हो रहा है, इससे तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद चुनाव में जीतने के लायक नहीं रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त होने जा रही है, ऐसे ही संदेश आ रहे हैं सर्वे से और विश्लेषण से और भारतीय जनता पार्टी की कुटिल नीतियों से। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई तो सत्ता के नशे में इतना डूब गई कि वो कहने लगी कि विपक्ष को ख़त्म कर देंगे। विपक्ष की ज़रूरत ही नहीं। विपक्ष की ज़रूरत की नहीं का मतलब होता है कि लोकतंत्र में इनका विश्वास उठ गया है, संविधान से इनका विश्वास उठ गया है और वास्तव में उठ गया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये न लोकतंत्र में पर विश्वास कर रहे हैं और न संविधान पर कर रहे हैं। संविधान की जगह भगवा संविधान, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और लोकतंत्र की जगह राजतंत्र बनाना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक का तो कहना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे हैं और कई राज्यों में राज्यपाल रहे हैं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर 2024 भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो फिर भविष्य में 2029 में या 2034 में कभी भी चुनाव होने वाला नहीं है। अब की बार अगर इनकी जीत होती है तो ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे 2025 तक। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उसी 100 साल की खुशी में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, प्रजातंत्र और संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, राजतंत्र को स्थापित कर दिया जाएगा और मनुस्मृति को संविधान की जगह लागू कर दिया जाएगा। तो ये बात इस देश के 90 करोड़ मतदाताओं को सोचना है कि वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, वे संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, वे राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। अगर ऐसी मानसिकता 90 करोड़ मतदाताओं की है तब जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर संविधान में विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है, इस देश की साझा संस्कृति में, सर्वधर्म समभाव में विश्वास है, तो कतई नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मंसूबों को समझ लीजिए। जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं वही अक्षरशः सत्य है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारत को लोकतंत्र बना करके वो हमेशा राज करे और खुद न राज करे बल्कि ब्राह्मण राज स्थापित हो, मनुस्मृति का राज स्थापित हो, सनातन धर्म का राज स्थापित हो। और भारत को हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। वही छुआछूत, वही वर्णभेद, वही अन्याय, वही शोषण, वही शूद्रों के आगे मटकी, पीछे खरोचा, पीछे झाड़ू बांधने का ये उपक्रम कर रहे हैं। तो इस देश के 52% ओबीसी को सोचना चाहिए, 22%
दलितों को सोचना चाहिए और 7-8% आदिवासियों को सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हमारे देश को किस तरफ हाँकना चाहते हैं और किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारी साझा संस्कृति को, हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दीजिएगा। और जब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दीजिएगा तभी देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और राष्ट्र बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।